नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आई एग्जाम बी में। आज चर्चा करेंगे प्रत्येक परीक्षा में सर्वाधिक अंकों के आने वाले अपठित गद्यांश के विषय में। राजभाषा परीक्षा हो, बैंकिंग की कोई भी परीक्षा हो अथवा टीजीटी, पीजीटी की कोई भी परीक्षा हो, सभी में अपठित गद्यांश पूछा ही जाता है, जो लगभग 5 से 10 अंकों का आता है। इसीलिए इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करना चाहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। अपठित गद्यांश, गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उद्देश्य, क्यों आपसे वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपठित गद्यांश के प्रश्नों को कैसे हल करें। अपठित गद्यांश में यदि आपको शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है तो आप किस प्रकार से अपने शीर्षक का चुनाव करें, अपठित गद्यांश की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, और एक अपठित गद्यांश का प्रारूप देखेंगे कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश को हल करना चाहिए। अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो, और यदि किसी शब्द के पूर्व जुड़ता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता है। न पठित अर्थात अपठित, जिसे पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ। न पठित अर्थात अपठित, जिसे पहले कभी भी नहीं पढ़ा गया है। अर्थात ऐसे गद्यांश जो निर्धारित पुस्तकों में न पढ़े गए हो, वे अपठित गद्यांश कहलाते हैं। गद्यांश का तात्पर्य होता है किसी भी गद्य का अंश, कोई भी पैराग्राफ। अपठित गद्यांश परीक्षा में आपसे पूछने के कुछ उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण। यह आपके सामान्य ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से दिया जाता है। आप किसी भी बात को कितनी गहराई से समझ सकते हैं, इसका परीक्षण किया जाता है। आपकी तात्कालिक समझ कैसी है, सामान्य ज्ञान के विषय में आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता क्या है, आप किस प्रकार से कोई भी बात अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपके विशेष रूप से शब्द भंडार और भाषिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। शब्द भंडार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ आपको कितनी अच्छी तरीके से पता है, यह जरूर देखा जाता है। इसलिए ये गद्यांश समसामयिक संदर्भों, कला, विज्ञान, राजनीतिक विषयों पर आधारित होते हैं। जो भी समसामयिक संदर्भ चल रहे हैं उससे भी संबंधित कोई भी अपठित गद्यांश परीक्षा में पूछा जाता है। देखा जाता है कि आपकी विचार क्षमता किस प्रकार की है, आप अनुच्छेद में निहित भावों या विचारों को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। इन सभी बातों का मूल्यांकन करने के लिए आपको परखा जाता है। अब देखते हैं अपठित गद्यांश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न होते हैं भाव प्रधान, दूसरे होते हैं विचार प्रधान। आपको जो गद्यांश दिया जाता है, भाव प्रधान गद्यांश में एक साहित्यिक अवतरण होता है, साहित्यिक अनुच्छेद होता है जो आपकी संवेदना की क्षमता को बताता है। इसी प्रकार के प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं। विचार प्रधान गद्यांशों में आपकी वैचारिक समझ को परखा जाता है। किसी भी विषय पर आपके विचार कैसे हैं, यह परखा जाता है। अब प्रश्न उठता है अपठित गद्यांश के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए। सबसे पहले आप गद्यांश में दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर आप गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए। प्रश्न पहले पढ़कर आपके मस्तिष्क में उसकी छाप पड़ जाती है, इसलिए जैसे ही आप गद्यांश पढ़ेंगे तुरंत प्रश्न से संबंधित बातें भी आपको समझ में आएंगी। इसलिए पहले प्रश्न पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए। 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद गद्यांश के मूल भाव को, उसके विचारों को और उसमें निहित कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। लेखक क्या कहना चाहता है, उसके विचार क्या हैं, उस भावार्थ को और जो भी आपको उसमें कठिन शब्द दिखते हैं उन सभी को रेखांकित कीजिए। आप प्रसंग के अनुकूल अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। क्या प्रसंग चल रहा है, यदि कोई समसामयिक संदर्भ है या कोई आर्थिक विषय है अथवा कोई राजनीतिक विषय है, तो आपको उसका प्रसंग के अनुसार अर्थ को समझना आवश्यक है। फिर गद्यांश के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए होते हैं, उनके 4 विकल्पों में उत्तर दिए जाते हैं। वे सभी विकल्प उत्तर के निकट होते हैं और भ्रामक होते हैं। आपको सभी उत्तर सही लगते हैं, ऐसे में प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखना चाहिए
कि किस उत्तर के साथ सबसे अधिक संगति बैठ रही है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखने के लिए गद्यांश का आरंभ और अंत बार बार पढ़िए। यदि शीर्षक आपसे पूछा जाता है तो गद्यांश का केंद्रीय भाव समझने की कोशिश कीजिए। बार बार पढ़ के देखिए कि लेखक ने किस बात पर बल दिया है। शीर्षक आपको आरंभ की 3-4 पंक्तियों में अथवा अंतिम 1-2 पंक्तियों में ही मिल जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने शीर्षक को सबसे अधिक आकर्षक और सरल बनाइए। गद्यांश का सारांश लिखने के लिए आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ऐसी स्थिति में गद्यांश का सारांश लिखने के लिए आप मूल भाग अर्थात जो भी गद्यांश आपको दिया है उसका आधा या फिर तिहाई भाग अपनी मौलिक और सरल भाषा में लिखने का प्रयास। अब प्रश्न उठता है कि अपठित गद्यांश की तैयारी कहाँ से और किस प्रकार से करें। इसके लिए आपको संपादकीय पृष्ठ नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। समाचार पत्रों में अथवा पत्रिकाओं में जो भी संपादकीय लेख होते हैं, जो पृष्ठ अलग से होता है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी बौद्धिक और तात्कालिक समझ बढ़ेगी। आपको हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं हंस है, कादम्बनी है और भी जो हिंदी पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उनमें चर्चित लेख पढ़िए, उनमें किसी भी चर्चित व्यक्ति का साक्षात्कार दिया जाता है वह पढ़िए। इसमें हिंदी समसामयिक संदर्भ के लेख भी होते हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी बौद्धिक समझ बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आप स्वमूल्यांकन करते रहिए। स्वमूल्यांकन अर्थात अपना परीक्षण स्वयं करती रहिए। आप जो भी समाचार पत्र अथवा पत्रिकाएं पढ़ते हैं उनमें से किसी भी लेख से प्रश्न बना करके उनके उत्तर खोजिए, उनका शीर्षक लिखने का प्रयास कीजिए। अंत में आप हिंदी शब्दकोश से नियमित 10 से 15 शब्दों को पढ़िए, उनका अर्थ समझिए, उनके विलोम, उनके पर्यायवाची भी समझिए। इससे आपको गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ समझने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से आप अपठित गद्यांश की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न पत्र में इस भाग के लिए आप विशेष रूप से सजग रहें। अब देखते हैं परीक्षा में किस प्रकार के गद्यांश को पूछा जाता है और उसके उत्तर आपको किस प्रकार से देने हैं। जैसे कि एक प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसीलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार देगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का स्तर विकसित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खर्राटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझ रूप बन बैठी है, लेकिन उसे नींद से झकझोरकर जागृत करना है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ लोकतंत्र के विषय में कहा गया है। ठीक है, अब आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप इसमें पहली ही पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद नींद से झकझोरकर जागृत करना, ये एक अलग सी बात लग रही है, आप इसको रेखांकित कर सकते हैं। आगे देखिए, किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग। इस पे भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश को महान कौन बनाता है, इसको आप रेखांकित कर लीजिए। लेकिन अभी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, चाहे सड़क पर चलने की बात हो अथवा साफ सफाई की बात हो, जहां तहां हम लोगों को गंदगी फैलाते और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देख सकते हैं। फिर चाहते हैं सब कुछ सरकार ठीक कर दे, इसको भी हम रेखांकित कर सकते हैं। हो सकता है इससे भी एक प्रश्न बन जाए, सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसे भी रेखांकित कर सकते हैं। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि आदि। बहुत सारे काम सरकार के द्वारा हुए हैं, पर अभी करोड़ों लोगों को कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सका है। इसको भी आप रेखांकित कर सकते हैं। इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि करोड़ों लोगों को क्यों अभी तक प्रेरित नहीं किया जा सका है। वास्तव में होना तो यह है कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों। देखिए, आंतरिक शक्ति यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है, इसको रेखांकित करेंगे। और अपने पास जो कुछ साधन सामग्री हो उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दे, फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे।
उदाहरण के लिए अब कोई उदाहरण दिया जा रहा है, इसको भी हम रेखांकित करेंगे। गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं समझ सकेंगे, पर वे लोग यह जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में कहाँ कुआं चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। आप बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ को रेखांकित कर सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को रेखांकित कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार गद्यांश को पढ़ करके आप फिर से एक बार इसे शीघ्रता न करते हुए पढ़िए और उसके बाद आप प्रश्नों पर आ जाइए। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व क्या है। वापस पैराग्राफ पे अगर हम जाएं तो पैराग्राफ में पहली ही पंक्ति में लिखा है, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है। इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो लोकतंत्र का मूलभूत तत्व वो पूछना चाहते हैं, क्या है? कर्तव्य पालन, लोगों का राज्य, चुनाव या फिर जनमत। जब हम गद्यांश को देखेंगे तो यहाँ पर इसका मूल भाव यही निकल रहा है कि लोगों में कर्तव्य का पालन विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ पर लिखा गया है, लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी और निभाने का स्तर विकसित नहीं हो पाया है। इसका अर्थ है, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है कर्तव्य का पालन। लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का राज्य कही नहीं गई है बात, चुनाव की बात गद्यांश में बिल्कुल भी नहीं कही गई है और जनमत की बात भी नहीं कही गई है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है। गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना, योजनाएं ठीक से न बनाना, आधुनिक जानकारी का अभाव, जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान न देना। वापस पैराग्राफ देखेंगे, वापस गद्यांश देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि ग्रामीणों की जो भूमिका है उसको सरकार को समझना आवश्यक है। देखिए, वास्तव में होना तो यह है कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों। उदाहरण के लिए, गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं समझ सकेंगे, पर वे लोग यह बात जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में किस चीज की कमी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, योजनाएं तो सरकार बना रही है, लेकिन गांव से जुड़ी जो समस्याओं का निदान है उसमें ग्रामीणों की भूमिका को नजरअंदाज कर रही है। ग्रामीणों की भूमिका को नजरअंदाज करना अर्थात ग्रामीणों का सहयोग न लेना। तो मुख्य रूप से गद्यांश में यही बात कही गई है। आगे देखिए, झकझोर कर जागृत करना का भाव गद्यांश के अनुसार होगा। गद्यांश देखते हैं, यहाँ पर आया था, लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। ऊपर खर्राटे शब्द भी आया था, फलस्वरूप देश की मानव शक्ति अभी खर्राटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझरूप बन बैठी है, लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। तो यहाँ पर झकझोर कर जागृत करने का अर्थ है जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना, क्योंकि नींद से जगाना यहाँ पर उचित नहीं बैठता है, सोने न देना भी उचित नहीं है, जिम्मेदारी निभाना भी उचित नहीं है। तो जिम्मेदारियों के प्रति लोगों को सचेत करना, लोगों को उठाकर बताना कि ये आपकी जिम्मेदारी है, गद्यांश के अनुसार झकझोर कर जागृत करना का यही भाव होगा। आगे देखिए, सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, वाहन चालकों को सुधारा है, फौलाद के कारखाने खोले हैं। जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं सरकार ने खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, फौलाद के कारखाने खोले हैं, लेकिन हमें कहीं भी वाहन चालकों को सुधारने का प्रसंग नहीं मिला है, इसलिए सही उत्तर होगा ग। आगे देखिए, किसी देश की महानता निर्भर करती है। स्पष्ट रूप से गद्यांश में यह बोला गया है वहां के निवासियों पर। तो किसी भी देश की महानता निर्भर करती है, वहां की सरकार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है, वहां के इतिहास पर भी नहीं करती है, वहां की पूंजी पर भी नहीं करती है, केवल वहां के निवासियों पर ही निर्भर करती है। यदि निवासी महान होंगे, देश में रहने वाले लोग महान होंगे, तो देश भी अपने आप महान होगा, ऐसा गद्यांश में ही कहा गया है। अंतिम है, पंचवर्षीय शब्द में कौन सा समास है। शब्द भंडार से संबंधित अथवा
व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी गद्यांश में पूछे जाते हैं। तो आपको अपना व्याकरणिक ज्ञान भी सुदृढ़ करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर समास से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, जो पंचवर्षीय शब्द गद्यांश में आया है उसमें पूछ रहे हैं कौन सा समास है। पंचवर्षीय अव्ययी भाव समास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी नहीं है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि सेनापति, वह भी यहाँ पर नहीं है। अंत में है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची है पंच, पंच अर्थात 5। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे परीक्षा में सर्वाधिक अंकों का आने वाला अपठित को किस प्रकार से हल करें। आगे भी हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे कि उनकी किस प्रकार से तैयारी की जाए, उनको किस प्रकार से हल किया जाए और परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तब तक के लिए iExamB चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।